सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के केंद्र में आज एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा है। चर्चा के केंद्र में आज फिर एक बार राहुल गांधी है और चर्चा के केंद्र में एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। राहुल गांधी की बहुउद्देशीय और कांग्रेस के लिए संजीवनी समझी जा रही भारत जोड़ो यात्रा 65 दिन का सफर पूरा करते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई। 5 राज्यों से यह सफर तय किया जा चुका है। तमिलनाडु से शुरू हुआ, तमिलनाडु से केरल, केरल से कर्नाटक, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना और तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र। 62 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। कांग्रेस को इससे बड़ी उम्मीद है, देश को कांग्रेस से उम्मीद रही है, राहुल गांधी को इन सबसे उम्मीद रही है। लेकिन 62 दिन के बाद समीक्षा करने की जरूरत आन पड़ी है कि क्या उम्मीदें पूरी हो रही हैं। राहुल गांधी के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि लोग राहुल गांधी को संजीदगी से लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को लोग संजीदगी से लेने के लिए तैयार हो रहे हैं? यह सवाल अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। और यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है कि अभी हाल ही में जो विधानसभा के संदर्भ में उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस कहीं नहीं दिखी। कांग्रेस के पास 2 सीटें थी जिन पर उपचुनाव हुआ, कांग्रेस वो 2 सीटें भी हार गई। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनकर उभरने की कोशिश में कांग्रेस है, नरेंद्र मोदी का विकल्प बनकर उभरने की कोशिश में राहुल गांधी है, पर दोनों ही उम्मीदें खारिज हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 उपचुनावों में से 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 में जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस अपनी पूर्व में जीती हुई 2 सीटें जो हरियाणा और तेलंगाना से ताल्लुक रखती थी, हार गई। तेलंगाना की हार इसलिए खासतौर पर मायने रखती है कि जिस समय पर यह परिणाम आया है उस समय पर राहुल गांधी तेलंगाना में थे। उनकी सभाओं में भीड़ थी, उनकी पदयात्रा के दौरान जोशीला स्वागत था, पर वोट नहीं थे। वोट विहीन जन समर्थन को क्या माना जाए, यह सवाल है। और कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो अपनी तरफ से कोई मौका भी नहीं छोड़ते हैं। राहुल गांधी अभी कर्नाटक से निकल कर आए हैं और कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष हिंदू शब्द के संदर्भ में व्याख्या लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और पूरे देश भर में कांग्रेस को सवालों के घेरे में ला रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय यही है, राहुल का सफर उपचुनाव में सिफर। अंदर तक भेद जाता है, पर फिर भी मुद्दा ऐसा है जिस पर बात की जानी चाहिए। राहुल गांधी की संजीदगी से भरी इस यात्रा को क्या कांग्रेसी ही साफ कर देना चाहते हैं, यह सवाल जहन में आता है। इस सवाल के साथ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि अपने आप को किसी ऐसी चीज का हकदार महसूस ना करें जिसके लिए आपको पसीना ना बहाना पड़ा हो और जिसके लिए आपको संघर्ष न करना पड़ा हो। मैरियन राइट एडलमैन, जो वंचित अमेरिकाओं के लिए एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये बात कही थी। तो राहुल गांधी तो पसीना बहा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे दमखम के साथ इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रण प्राण से जुटी है, पर फिर भी उससे वो हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए। और अभी 2 राज्यों में चुनाव का दौर चल रहा है, हिमाचल और गुजरात। अगर कहीं यहां पर भी निराशा हाथ लगी तो भविष्य को लेकर उम्मीद कैसे जागेगी, ये सवाल जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी खासतौर पर मौजूद है। हमारे पास सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी भी जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ में मौजूद हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, जिस महाराष्ट्र में इस समय पर यात्रा प्रवेश कर चुकी है। और इन सब के बीच में तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं। सफर जारी है, सिफर जारी है, आप शायरी में बात करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, थोड़ा रोशनी दीजिए। नगर नगर डगर डगर, ना इधर न किधर, थोड़ा बताइए ना, किस उम्मीद के साथ रहें, कब तक रहें, कैसे रहें, थोड़ा बताइए ना सुरेंद्र जी, हताश होने लगे हम। कहते हैं ना हिमांशु भाई जी कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। आप 130 करोड़ की जनता को 7 उपचुनाव और 7 उपचुनाव में 2 उपचुनाव को लेकर के माप रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के 30-30 साल और 40-40 साल के रहे हुए लोग पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, चाहे वो आदमपुर की सीट हो और चाहे वो तेलंगाना की सीट हो। वहां पर एक विशेष परिस्थितियों में चुनाव हुआ
और दोनों ही जगहों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं विशेष रूप से आदमपुर की बात करूंगा कि कुलदीप बिश्नोई के पिताजी भजनलाल साहब हमारे वरिष्ठ नेताओं में से थे। लगभग कुलदीप बिश्नोई 40 से 50 हजार वोटों से पिछला चुनाव जीते थे और इस बार उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी में आकर के 17 हजार वोटों से चुनाव जीता है। ये अपने आप में सच है। वोट घटे हैं, बड़े हैं, ये सब चीजें अपनी जगह पे, चुनाव हम हारे हैं, लेकिन वो परंपरागत रूप से हमारी सीट आदमपुर की सीट थी, उसमें भजनलाल साहब के परिवार का एक रोल भी था। आगे आने वाले समय में हरियाणा का चुनाव आने दीजिए, वो सीट हम आपको जीत के दिखाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है, बड़े ही आप लोगों ने जिसको कहा जाए एक निर्मम मीमांसा करके राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को, जो आर्थिक असमानता के खिलाफ है, जहां पर 1 या 2 उद्योगपति दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े पैसे वाले बन रहे हैं और बाकी पूरे देश को गरीब बनाया जा रहा है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज लूट की जा रही है और करोड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपया जो है 2 लोगों को लोन के रूप में भी दिया जा रहा है और बाकी संसाधनों के रूप में भी दिया जा रहा है। उसके खिलाफ अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहे हैं, सांप्रदायिकता के को जिस तरीके से 2014 से बिल्कुल क्या नाम नाक की तरीके से उठाया जा रहा है, उसको खत्म करने के लिए अगर राहुल गांधी चल रहे हैं, तो आप 2 चुनावों को लेकर के आप उसकी क्या नाम उसको सफर और सिफर की जो भी आप तुकबंदी करना चाहें, आपका विशेषाधिकार है, हम उस पर कोई वो नहीं करते। लेकिन हाँ, हम एक चीज जरूर कहते हैं हिमांशु जी, कि आप कितनी भी निर्मम मीमांसाएं कर ले, हमारा सफर जारी रहेगा। नंबर 1, हम समाज को बदलने के लिए चले हैं। नंबर 2, तीसरी बात, हम राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ना है हमें और चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। कमियां कोई होंगी उसके आगे हम उसको भी ठीक करेंगे, लेकिन 1 या 2 उपचुनावों को लेकर के जहां पर सत्ताधारी दल की बात अपने आप वो हो जाती है, हरियाणा में भी सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास ही कुलदीप बिश्नोई साहब, मैं गद्दारी करके तो नहीं कहूंगा, हमारे वरिष्ठ नेता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने गलत काम किया तो वहां चले गए। उसको आप सफर सिफर जो भी बात करते रहे, एक बात। दूसरी बात, आपने जो भी बात कही हमारे राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर के, तो जिस तरीके का अपार जन समर्थन मिल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोगों का कहीं ना कहीं बौखलाना स्वाभाविक है। और जी। उसकी बौखलाहट को अगर आप ध्यान से देखेंगे हिमांशु भाई, तो आप देखें पहले हमारी टी शर्ट के ऊपर उंगलियां उठती हैं, फिर एक महिला जो अभिनेत्री है उसको अगर गड्ढे से बचाने के लिए राहुल गांधी जी हाथ पकड़ करके, जो खुद ही महिला ने उसको किया, तो भारतीय जनता पार्टी की महिला या भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इतने गंदे तरीके से ट्रोलिंग करने लगता है अपने आप में। इसके बाद आप किसी भी चीज को उठा लीजिए राहुल गांधी जी की, सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ना महंगाई पर बात कर रहे हैं, ना बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, न चीन की समस्या पर बात कर रहे हैं, न सीमाओं की सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, न डीजल पेट्रोल पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। सुरेंद्र जी, मैं तो बीच ये में अपने रोकना चाहता हूं आपको। आपने तमाम मुद्दों की बात कही, कांग्रेस सीटें नहीं जीती, कोई बात नहीं। आपने कहा 1-2 चुनावों के संदर्भ में आप क्यों सिफर पर जा रहे हैं, पर जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं वो मुद्दे क्या जनता को भा रहे हैं, ये सवाल है। 2 लोगों की संपत्ति बढ़ाई जा रही है, आप इसकी बात कर रहे हैं। गौतम अडानी के लिए कालीन अशोक गहलोत जयपुर में बिछाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि कोई मुख्यमंत्री कहते हैं अपने यहां निवेश के संदर्भ में इंकार कर सकता है। ये दलील भी आपके ही नेता दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने आदमपुर को लेकर उल्लेख कर दिया, पर तेलंगाना में भाजपा का क्या था? पर वो भाजपा मुख्य विपक्षी दल के तौर पर चुनाव में दिखाई दे रहा है। जिस उड़ीसा में आप कितने ही समय सत्ता में रहे, उस उड़ीसा में कांग्रेस के प्रत्याशी ने कुल 3000 वोट पाए हैं सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी जी की इस यात्रा के दौरान। ये सवाल है। बिहार में आप मुकाबले में नहीं रह रहे। जिस उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं, जहां पे नगर नगर डगर डगर आपने नाप दी, संगठन खड़ा कर दिया प्रियंका गांधी जी के कुशल नेतृत्व में, वहां मुकाबले में भी दिखाई नहीं देते हैं। तो सवाल उठता है ना सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राहुल गांधी के द्वारा जो यात्रा शुरू की गई है, जिसके 60 से ज्यादा दिन पूरे हो चुके हैं, उस यात्रा ने देश में कोई माहौल पैदा किया, या केवल जिन रास्तों से गुजर रही है उनमें क्षणिक बुलबुला पैदा हो रहा है और बुलबुला यात्रा गुजरने के साथ खत्म हो जा रहा है? इसके संदर्भ में कोई विचार दीजिए, कोई मीमांसा कीजिए। आपने 2 बातें महत्वपूर्ण कही। जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने क्या नाम
अशोक गहलोत, गौतम अडानी या इन सारी चीजों को लेकर के कहे तो मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, व्यापारियों का देश में निवेश करना स्वागत, लेकिन व्यापारियों को सर पर बैठाना कोई भी राजनीतिक दल उसका स्वागत नहीं करेगा। और मैं आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के अलावा एक चीज खाली बता सकता हूं कि पिछले 75 सालों में इवन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मेरी बात से शायद सहमत होंगे, ब्रजमोहन जी और प्रेम कुमार जी तो होंगे ही, पिछले 70 सालों में मैंने किसी प्रधानमंत्री की पीठ पर किसी उद्योगपति को हाथ रखते आज तक नहीं देखा। अगर किसी ने देखा हो तो मेरा ज्ञानवर्धन कर सकता है जी। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, निवेश करना अच्छी बात है, लेकिन देश के लिए उद्योगपति काम करेंगे स्वागत है, लेकिन उद्योगपतियों के लिए देश और सरकार काम करेगी खाली जी, तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं। दूसरी बात जो आपने कही, आदमपुर से लेकर के उपचुनाव को अगर आप यात्रा का पैमाना मानते हैं तो हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें कि हमें मालूम है कि अब मीडिया में इसी तरीके की गैर तार्किक, गैर जरूरी बहसें शुरू हो जाएंगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं इस यात्रा से। आप आने दीजिए चुनावों को, आप आने दीजिए मुख्य चुनावों को, आप देखिए अगर जब समाज बदलेगा तो यात्रा देश की दशा भी बदलेगी, यात्रा देश की दिशा भी बदलेगी। और इसी के बीच में हम, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन हो और चाहे अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना हो, इन सारी चीजों पर हम विजय प्राप्त करेंगे, हम चुनाव भी जीतेंगे और समाज को भी जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। तो सुरेंद्र राजपूत जी ने उम्मीद नहीं हारी है, सुरेंद्र राजपूत जी का हौसला अभी भी कायम है, सुरेंद्र राजपूत जी अपनी पार्टी और अपने नेता के प्रति अभी भी अगाध आस्था का दावा कर रहे हैं। पर इन सब के बीच में वो इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि आप 2 महीने की यात्रा के बीच कुल 7 उपचुनाव के नतीजों को लेकर बात ही क्यों कर रहे हो, कर रहे हैं तो क्या भाजपा के इशारे पे कर रहे हैं या मीडिया इसी प्रकार की बेईमानसा करेगा? मेरे संदर्भ में थोड़ा बख्श देते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, उन्हें लगता है कि मैं उतना बेईमान नहीं हूं शायद, लेकिन कुल मिला के उन्हें भाता नहीं इन सवालों को किया जाना। मेरे साथ में सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं। सुखप्रीत सिंह जी मल्होत्रा जी को वैसे ही नहीं भाया था जब सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि पहली बार किसी उद्योगपति ने किसी प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रखा। मल्होत्रा जी को लगा इस पर ऐतराज कर देना चाहिए, तो उनका ऐतराज सुनते हैं और साथ साथ उनसे जानना चाहते हैं। राजपूत जी का दावा है, बौखला गई है आपकी पार्टी, घबरा गई है आपकी पार्टी, हिली हुई है आपकी पार्टी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जिस तरीके की छीटाकशी, जिस तरीके की ट्रोलिंग आप कर रहे हैं, वो बता रहा है कि आने वाले समय की चुनौती का आपको एहसास हो गया है और यह एहसास आपको डरा रहा है, और डराने के चलते जो घबराहट है वो इस प्रकार की हरकतों में बदला हुआ देश को दिखाया जा रहा है। जी सर, सबसे पहले मेरे सारे श्रोताओं को, आज आपके चैनल के श्रोताओं को गुरुपुरब की लाख लाख बधाई हो। आज का दिन गुरु नानक देव जी का पर्व है जी, तो उसके लिए सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल और गुरुपुरब की लाख लाख बधाई। हमारी ओर से भी आपको लाख लाख बधाई। जी जी जी। अभी क्या है कि प्रॉब्लम कांग्रेस की क्या है, सबसे पहले जड़ देखनी पड़ेगी जी। जड़ इनकी ये है कि इनको कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा। आप देखिए इस 62 दिन में हिमांशु भाई, जो भी मैं आपके यहाँ पे आने में बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि आपके जो टॉपिक होते हैं ना, वो पहले तो मीडिया में सबसे डिफरेंट होते हैं और आप सबसे अपने लेवल पे भी आप जो है वो उसका पूरा निकाल चुके होते हैं, निचोड़ भी, और जो सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई के मतलब पक्ष और विपक्ष की दोनों सच्चाइयां आपके पास पूर्ण रूप से होती हैं। रही बात, अब आप देखिए कि इस कांग्रेस को आज कोई सीरियसली ले रहा है। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा इनका जो ये भारत जोड़ो यात्रा, सो कॉल्ड यात्रा है, वो कितना लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, लोगों को मन में जा रही है। कोई भी यूथ क्या इनके साथ जुड़ रहा है, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा या किसी भी द्वारा, कहीं भी सोशल मीडिया इनके पास नहीं है, ना ही लोग इनको लाइक कर रहे हैं। अगर ये चुनाव हार रहे हैं तो उसका लॉजिक दे रहे हैं कि ये किसी एक्स का चुनाव है, और वो भी अपनी सीट हार रहे हैं जो जहां से पुरानी इनकी सीट्स है, और जहां वहां पे चलो हरियाणा में मेरी सरकार है, तेलंगाना में मेरी सरकार नहीं है, वहां मैं जीत रहा हूं, तो उनको यहाँ पे भी इनको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि ग्राउंड में ये जीरो है। प्रॉब्लम ये है कि अपनी ही मानसिकता में घिरे पड़े हैं। कुछ पीआर वाले इनको जो सजेशन देते हैं, ये उस पर वर्किंग कर रहे हैं। आज इनको जाने की जरूरत कहां थी? गुजरात में जाने की जरूरत थी या हिमाचल में जाने की जरूरत थी? दोनों जगह ये कहीं नजर नहीं आ रहे विपक्ष में। आज की डेट में इनका कहीं वहां पे एक आधार नहीं बन रहा है। इनको पता है कि आज इलेक्शन बहुत
गंदे लेवल पे लूज करने वाले हैं ये इलेक्शन। तो ये जानबूझ के इस यात्रा के माध्यम से ये अपने आप को लोगों को दिखा रहे हैं कि बहुत हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। सुखप्रीत जी, बीच में रोकना चाहूंगा माफी के साथ में, और आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि कोई इन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा। आपकी बात में शक के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं ये कहीं नहीं है, वाकई नहीं है। सर मैं फिर वही कहूंगा, देखियो हिमांशु भाई, आपको भी पता है, आप इस शो को मतलब आप एक सूझवान पत्रकार हैं और आपको पता है कि इनकी बातों को कहीं भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जो प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं मैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी उद्योग जो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात बोली इन्होंने, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये इनकी मानसिकता है, प्रॉब्लम है। आप एक तरफ हमें खुश होना चाहिए कि आज वर्ल्ड ओवर अगर यही बिल गेट्स कहीं ऊपर जाते जी, समझिए मेरी बात को, तो आज ये सब जगह ये फैलना था कि देखिए बिल गेट्स ने वहां चले गए, और वो एक ईमानदारी की सोच आ जाती है वहां पे। जब हमारा कोई भारतीय उद्योगपति पूरे विश्व में अपना नाम करता है, हमें प्राउड फील होना चाहिए, नंबर 1 जी। लेकिन कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो जॉब्स लाएगा, हिंदुस्तान में जॉब्स लाने की जरूरत है, हमें इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखना पड़ेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस, आज करप्शन फ्री उनको कॉर्पोरेट को, जगत को मिल रही है वैल्यू, इसलिए आज कॉर्पोरेट फल फूल रहा है। रही बात इनकी जो मानसिकता है, वो आप देखिए, मेरा विपक्ष भी मैं ही हूं आज की डेट, मेरे ही नाराज नेता मेरा विपक्ष है सर, और इनके पास क्या है मेरे खिलाफ? क्या इनको करप्शन का एलिगेशन लगा पा रहे हैं? ये किस ऐसी चीज को ये लेके आगे आए, कोई ऐसी चीज जो करप्शन बेस्ड, जो कांग्रेस प्रायवाची शब्द बन चुका है करप्शन का, लोग कैसे विश्वास करेंगे इनके ऊपर? रही बात सर, एक बात बोलना चाहता हूं मैं इसी आपके चैनल पे, ये जो सच्चाई है सर, ये बद्दुआ मिल रखी है सर हमारी सिख कौम की। इन्होंने 1984 में ना सर हमारी फैमिलियों के साथ जो बलात्कार करवाए, जो हमारी फैमिली जोड़े मनोज, आप मतलब आप प्रकाश पर्व की अभी बधाई दे रहे थे सबको, अब इस प्रकार की बात करने लगे। जिस पंजाब के संदर्भ में, जिस सिख के संदर्भ में आप कह रहे हैं कितनी बार कांग्रेस की सरकार उसी पंजाब ने बनवा दी। अगर इतनी ही बात खराब रही होती तो कांग्रेस के प्रति जनादेश इतने व्यापक स्वरूप में थोड़ी मिला होता। थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं, विषय को भ्रमित नहीं करते हैं। आप जो दलील दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उसी पर रहते हैं अपन मुद्दे के संदर्भ में। आप संजीदगी की बात कर रहे हैं। एक शख्स पदयात्रा कर रहा है, निरंतर पदयात्रा कर रहा है। जिस राहुल गांधी को आप गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे, जिस शख्स को आपने पार्ट टाइम पॉलिटिशियन करार दिया हुआ था, आज 62 दिन से हम देख रहे हैं वह लगातार चल रहा है, अनवरत चल रहा है, जनता के बीच जा रहा है, जनता से जुड़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता है आपकी 2 दशक की मेहनत में पानी फिर गया 2 महीने के अंदर? देश कहीं ना कहीं यह मान रहा है कि राहुल गांधी एक संजीदा राजनीतिज्ञ है, राहुल गांधी एक सहृदय व्यक्ति है, राहुल गांधी इस देश से प्यार करता है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी 2 दशक की मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया? सर बिल्कुल गलत है सर। जिस तेलंगाना में वो जा रहे हैं, वहां से वो हार के आ रहे हैं जी। और आप मेरी बात सुनिए सर, इनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा। इनको अपने सबसे पहले कांग्रेस को अपना संगठन को देखना पड़ेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा या ऐसी यात्राओं से इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले इनको जमीनी स्तर पे इनको संगठन बनाना पड़ेगा। इनको ये एकमात्र जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना रखी है इन्होंने, 10 जनपद प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जो, ये इसको चेंज करना पड़ेगा पब्लिक के आगे। पब्लिक तो सुप्रीत जी तो खारिज कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है इनका संगठन ही नहीं है, 10 जनपद के आगे इनकी सोच नहीं है, और जब तक इससे ऊपर निकलेंगे नहीं तब तक इनका कुछ बनेगा नहीं। मैं आऊंगा सूरज भाई आपके पास में इसकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन अभी मुझे ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास जाना है। और ब्रजमोहन जी, कांग्रेस और भाजपा के बीच में तो सांप नेवले के जैसे संबंध हैं। आपका मामला थोड़ा जुदा है, कभी आपके भाईबंदी के संबंध हो जाते हैं, कभी प्रतिद्वंद्विता के संबंध हो जाते हैं। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। सोनिया गांधी को चुनौती देते हुए शरद पवार ने कांग्रेस से किनारा किया था। सोनिया गांधी के लाल राहुल गांधी आपको कितना भारे हैं, और देश की राजनीति में राहुल गांधी आपको कहां नजर आ रहे हैं, जानने में दिलचस्पी है। अन्य राजनीतिक दल किस सोच के साथ है राहुल गांधी को लेकर, पता तो चले देश को। तो ब्रजमोहन जी जैसा सुधी प्रवक्ता मौजूद है, जरा बताएं राहुल गांधी को लेकर आपके ख्यालात क्या हैं? आप माननीय मल्होत्रा जी के साथ हैं या सुरेंद्र राजपूत जी की उम्मीद के साथ है, पता तो चले। देखिए डॉक्टर साहब जी, आपके जो प्रश्न बड़े वैलिड है जी। मैं एक एक करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने भी कुछ बात की, मैं सोचता हूँ वहां से शुरू करूं तो बेहतर होता।
जी। इनका कहना यह है कि हमारी सरकार बिल्कुल निष्पक्ष है और पूरी तौर से ईमानदार है। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह पूरी सरकार महाभ्रष्ट है। जी। ये सबूत के साथ मैं कहना चाहता हूं। जी। ये 11 मंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी को बाहर निकालना पड़ा। जी। दूसरा भ्रष्टाचार का उदाहरण है गुजरात की सरकार। जी। पूरी की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक जितने लोग थे, सारे लोगों को बाहर करना पड़ा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का और सबूत अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता मांगते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। जहां तक बात राहुल गांधी जी की इस यात्रा को लेकर है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसमें महाराष्ट्र में इनका स्वागत कर रही है और महाराष्ट्र में इनके साथ रहेगी। देखिए कि यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है, ये बात सच और होना भी चाहिए, क्योंकि हर जो भी कोई राजनीतिक घटना घटती है तो राजनीतिक पार्टियों को उसके लिए संवेदनशील होना ही चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, जब से राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को शुरू किया है तब से देश के सामने उनकी वो छवि आ रही है जो हकीकत में वो है। और लोगों को यह भी समझ में आ रहा है कि इसके पहले कांग्रेस के ही कुछ नेता जिनका कहीं ना कहीं संबंध भारतीय जनता पार्टी से था और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उनके खिलाफ एक ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी जो हकीकत में वो वैसे नहीं है। और ये चीजें अब लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जब लोग मिलते हैं, बीच में रोकूंगा, थोड़ा बताइए ना ढंग से हमें, लोगों ने क्या समझा था और राहुल गांधी आपने कहा कि कैसे हैं वैसे अब समझ में आ रहे हैं, तो कैसे हैं जो समझ में आ रहे हैं, थोड़ा इसमें रोशनी तो दीजिए ना, ऐसा कह के क्यों निकल जा रहे हैं? नहीं, ये तो पूरा मुल्क जानता है कि किस प्रकार से उनकी राजनीति की समझ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक वातावरण बनाया था। आज जब वो लोगों से मिल रहे हैं, आज जिस प्रकार से उनका बॉडी पोस्चर है, जिस प्रकार से वो एक आम आदमी के से मिलकर बात कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति है। खुल के बात कर रहे हैं, खुल के अपनी बात कह रहे हैं और लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उनके रणनीतिकार थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता ढूंढा आम आदमी से मिलकर उन सारे परसेप्शन को, उन सारी भ्रांतियों को दूर करने का, उसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी चूंकि 2 महीने हुए हैं, 62 दिन हुए हैं उस यात्रा को निकले हुए, और अभी लगातार यात्रा चल रही है। इस बीच में अगर कोई चुनाव आता है और उस चुनाव का परिणाम यदि वांछित परिणाम नहीं आता है, तो इस पे उनकी पार्टी को और उनके नेताओं को विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब हम ये भी नहीं लगा सकते कि कांग्रेस पूरी तौर से वाइप आउट हो गई है। क्या कांग्रेस के लिए लोगों के मन में प्रेम नहीं है? अगर प्रेम ना होता तो 13-13, 15-15, 20-20 किलोमीटर की जो भीड़ उनके साथ चलती है, जो जनता उनके साथ चलती है, और ये वो जनता है जिसको किसी भी प्रकार से बुलाया नहीं गया, जिसको किसी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध नहीं कराए गए, जिनको किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दिया, वो मोहब्बत में, वो इस बात पे कि वाकई इस देश का जो मुद्दा उठाया गया है, जो नफरत का वातावरण इस देश में पैदा हुआ है, उस वातावरण को दूर करने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, चुनिंदा लोगों के हाथ में जो देश की संपदा जा रही है उसको रोकने के लिए अगर कोई एक नौजवान निकला है तो हम उसके साथ चले। तो ब्रजमोहन जी, कुल मिला के मर्म की बात बताइए। मान लिया जाए आपकी ओर से कि नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर राहुल गांधी अपने आप को साबित कर लिए हैं, ना नीतीश कुमार, ना ममता बनर्जी, ना कोई और, किसी की जरूरत नहीं, राहुल गांधी अपने आप में सक्षम है, पवार साहब वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला कर सकते तो राहुल गांधी कर सकते। क्या ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी इस नतीजे पर पहुंच गए या अभी चाहते हैं? 2 महीने हुए हैं, थोड़ा और इंतजार करने दीजिए, थोड़ा और समझने दीजिए, उसके बाद कहेंगे। मैं इस नतीजे पे बिल्कुल नहीं हूं। ये बात स्वीकार करना पड़ेगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है इस समय राजनीति में, वो सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से ही उसको चुनौती दी जा सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये स्थिति 1977 में आदरणीय इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा जी का व्यक्तित्व इतना भारी था कि सारे विपक्ष को एक होना पड़ा। तो मैं ये सोचता हूं कि अभी ये जो शुरुआत हो रही है, ये, और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं का जो राजनीतिक स्थिति है वो कसौटी पर है। हिमाचल प्रदेश में आदरणीय नड्डा साहब और गुजरात में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह साहब। गुजरात के परिणाम के बाद, हिमाचल प्रदेश के परिणाम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि देश की राजनीति में एक चिंतन फिर से शुरू होगा और जो गठबंधन का जो एक गठबंधन की जो राजनीति है
इस पे फिर से विचार विमर्श होंगे और उसके बाद एक नई चीज निकलेगी। तो ये मैं नहीं कहना चाहता कि इसको हम इस ढंग से कहें, सामूहिक नेतृत्व होगा। आदरणीय तो ब्रजमोहन जी एक बात आपसे टिप्पणी के तौर पर चाहिए, उसके बाद में मैं प्रेम कुमार जी के पास रुक करूंगा। आपने माना कि नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा है, तो आप स्वीकार करते हैं ना कि इन 8 साल में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को साबित किया है। भाई इंदिरा गांधी का कद इतना बड़ा इसलिए हुआ था कि उन्होंने कई साहसिक फैसले लिए थे। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उन्होंने राजाओं का प्रीवी पर्स बंद किया था, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े अपने नेतृत्व में करा कर दिए थे, सिक्किम को इस देश का हिस्सा बना कर दिया था। तो ऐसे कई फैसले थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को एक ऐसे स्वरूप में देश के सम्मुख स्थापित किया था। आप बोल रहे जैसा इंदिरा गांधी का था वैसा नरेंद्र मोदी का था। हमारे सुरेंद्र राजपूत जी तो सिरे से खारिज करते कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया ही नहीं, देश बर्बाद कर दिया। और इनके नेता माननीय राहुल गांधी तो बताते हैं कि सिवाय बर्बादी के अलावा बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कद बहुत बड़ा है। तो आप मानते हैं ना कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है या खारिज करते हैं? थोड़ा उलझ गया मैं, थोड़ा सुलझाइए मेरी उलझन को। हाँ, मैं बता रहा हूं, देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खाते में वो सारी उपलब्धियां नहीं है जो अभी, जिनका व्याख्यान अभी आपने आदरणीय इंदिरा गांधी जी को लेकर किया जी। इनके खाते में क्या जा रहा है जी। इनके खाते में जा रहा है प्रचार, इनके खाते में जा रहे हैं इवेंट्स, इनके खाते में जा रहे हैं वायदे जो कि आज तक पूरे नहीं हुए। एक भी आप देखिए कि ट्विटर ब्रजमोहन जी आप उलझ गए। अभी आप बता रहे थे उनका कद इतना बड़ा है और अब आप बता रहे हैं प्रचार है, वादे जो पूरे नहीं हुए, तो फिर कद बड़ा कैसे? उलझन है ना, थोड़ा विचार कीजिएगा। एक बार हस्तक्षेप सुन लेता हूं मल्होत्रा जी का थोड़ा सा, और उसके बाद में प्रेम कुमार जी बताओ। जी मल्होत्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। पहली बात तो इन्होंने राहुल गांधी जी को नौजवान बोला तो बड़ा हास्यास्पद था। वो 50 प्लस हो गए, अभी और कितनी देर नौजवान रहेंगे ये भी देखने वाली बात है जी। रही बात अभी तक ये समझा नहीं पाए हिमांशु भाई, आपकी बात आपने पूछा कि पहले और अब में इस 62 दिन में क्या चेंज आ गया राहुल गांधी जी के पास, वो ये जनता को बता दे कि ये चेंज इनमें आया, इसलिए हम आज लोग इनको सीरियसली लेने लगे। क्या ये चुनाव जीतने वाली रही बात, आज मैं आपको इसी चैनल पे इनको आप जरूर बुलाइएगा। गुजरात चुनाव और हिमाचल के चुनाव के बाद आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। 1 साइडेड इलेक्शन है सर वो। भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में और ग्रो करने वाली है। रही बात इनकी सोच जो है ना, वो आज भी वही सोच है। इनके पास विजन नहीं है कोई भी, इनके पास सिर्फ यही है कि कौन क्या कैसे करेगा। हेलो, अरे भाई इनके पास में कौन क्या कैसे करेगा इसका विजन है, आपके पास तो विजन ये रहता है ना कौन क्या कैसे पहना हुआ है, क्या खा रहा है, किससे मिल रहा है, किसके पास जा रहा है। आप तो इसी में उलझ जाते हैं। बहरहाल मैं प्रेम कुमार जी के पास चलता हूं। प्रेम कुमार जी, सवाल महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी सफर पर हैं, उपचुनाव में सफर पर हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को लगता है बात ठीक नहीं कर रहे हैं हम, पर आप तो जहीन पत्रकार हैं, कैसे बात नहीं करेंगे? कहीं उम्मीद तो जागनी चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर थी 1984 के चुनाव में, बढ़ते हुए कहां तक पहुंची। पश्चिम बंगाल में 3 सीटें थीं, 80 के आसपास पहुंच गई। कांग्रेस जहां पर जीता करती थी, जहां सत्ता में रहती थी, 3-3 हजार वोट आ रहे हैं, कई बार 1000 वोट आ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी जिस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, कई बार तो कांग्रेस ही 3 अंकों में ही सिमट जाते हैं। तो सवाल तो उठेगा ना, इन 62 दिन पे कोई रोशनी दीजिए ना, क्या बदला? किस बात से उम्मीद जागे कि कांग्रेस के लिए जनता उठ खड़ी हो रही है? 62 दिन छोटा समय तो नहीं होता, बात होनी चाहिए ना प्रेम जी। जी रोज करिए 10 किलोमीटर, तो अब हम मॉर्निंग वॉक करने लगे। तो आपने पूछा बीमारी का तो इलाज कर ही नहीं रहे हो, आग में दर्द है, गला में दर्द है, उसका तो इलाज कर ही नहीं रहे हो। हम भी मॉर्निंग वॉक करने चल रही है, लेकिन हम मॉर्निंग वॉक का नतीजा जब मिलने लगता है तो फिर सारी शरीर की सारी बीमारियां दूर होने लगती हैं। तो ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए, एक चीज के खिलाफ या नफरत के खिलाफ, या फिर जो आर्थिक असमानता के जो भी उन्होंने अपने नारे रखे हैं उसको लेकर के वो जो घूम रहे हैं वो मॉर्निंग वॉक की तरह है। तो इससे एक उपचुनाव जीत गए वाली बीमारी दूर नहीं हो रही है या हार गए। मेरा ख्याल है कि ये एक लंबे समय में इसके परिणाम आएंगे। कांग्रेस तो बुरी दौर से गुजर ही रही है, इसमें कौन सी बात है। प्रेम जी, मैं 1 मिनट आपको बीच में रोकना चाहूंगा। कैसे आएंगे परिणाम? कर्नाटक में इतना समय बिताकर आए हैं राहुल गांधी, और कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष बयान दे रहे हैं। हिंदू पर्शियन शब्द है,
हिंदू का अर्थ होता है गंदा। अब इस व्याख्या के साथ कांग्रेस के नेता जनता के बीच में जाएंगे तो राहुल गांधी की यात्रा से आप सोचते हैं कि वाकई कांग्रेस की सेहत सुधार पाएंगे? क्या कहते हैं आप? निश्चित रूप से अगर चुनाव इसी विषय पर होगा कि हिंदू का मतलब क्या है, अगर चुनाव इन विषयों पर नहीं होगा कि ये देश कर्जा में डूबता जा रहा है, कभी कितना कर्ज था, आज कितना कर्ज है, गरीबी का स्तर क्या है या रोजगार का स्तर क्या है, अगर उन मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा, सिर्फ इसी विषय पर चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से हारेगी। अगर हिंदुत्व के विषय पर ही बात करेंगे कांग्रेस के नेता, अगर वही मुद्दा होगा तो पार्टी हारेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुद्दा वो होना चाहिए जो राहुल गांधी ने उठाया है। अगर वो मुद्दा नहीं होता है उनके प्रयासों के बावजूद, अगर उनके ही नेता अगर उन मुद्दों को उठाने में विफल रहते हैं तो नुकसान बीजेपी को थोड़ा होगा, नुकसान कांग्रेस को ही होगा। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उस यात्रा में कोई खोट नहीं है। उस यात्रा राहुल गांधी ने जो यात्रा की है, देश के विभिन्न नेताओं के मुकाबले उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची है जो आने वाले समय में उनको जो एक समय पप्पू वाली छवि से निकाल करके किसी और छवि से बांधेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। और मैं एकदम बिल्कुल इस बात को अपने दिल से कह रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं है कि इन्होंने एक यात्रा जो निकाली है इसका कोई काला पाठ नहीं है, जो भी है उजला है, इससे कुछ फायदा ही होगा। प्रेम कुमार जी एक बात बताइए, क्या ये यात्रा केवल राहुल गांधी को व्यक्ति के तौर पर देश में सही साबित कर देगी या संगठन के स्तर पर कांग्रेस को लेकर भी कोई उम्मीद जगा देगी? ये एक द्वंद्व है, इस द्वंद्व के संदर्भ में भी तो कुछ कहिए। राहुल गांधी के संदर्भ में तो छवि बन रही है एक संजीदा राजनीतिज्ञ की, एक सद्भाव वाले इंसान की, एक संवेदनशील व्यक्ति की, कोई इंकार नहीं, पर कांग्रेस के संदर्भ में क्या, इस पर भी तो कुछ कहना होगा ना। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो कांग्रेस में जो कद है, जो कांग्रेस की सोच आप समझ सकते हैं कि जो राहुल गांधी की सोच है उससे डिफरेंट नहीं है। राहुल गांधी ने लगातार विभिन्न मुद्दों पर बोलना शुरू किया है जो पहले नहीं बोला करते थे। आज आर्थिक विषय पर भी उनके पास कुछ न कुछ बोलने के लिए होता है और दूसरे विषयों पर भी वो बोल रहे हैं, यानी एक तरह से आइडियोलॉजी बन रही है और उनके साथ जो लोग चल रहे हैं या घूम रहे हैं, हो सकता है कि चुनाव परिणाम वो परिणत ना हो, लेकिन एक ऊर्जा तो क्रिएट हो रही है जिससे संगठन के खड़ा होने की उम्मीद पैदा होती है। हम ये नहीं कह रहे कि खड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, उम्मीद पैदा हो रही है। प्रेम कुमार जी ये कह रहे हैं, पर मैं वापस सुरेश राजपूत जी के पास आना चाहता हूँ। सुरेश राजपूत जी, ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के पसीने को बर्बाद करने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं? प्रेम कुमार जी कह रहे हैं अगर चुनाव इस पर होगा तो फिर तो नुकसान होगा, पर इस मुद्दे को बनाए रखने में आप इतने मददगार क्यों हैं? भाजपा पर आपको शिकायत रहती कि भाजपा सांप्रदायिक कर देती है चुनाव को, भाजपा हिंदू मुस्लिम उलझा देना चाहती है। अब ज्ञान लेकर तो आप आ रहे हैं, अभी आर्थिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आपके उदित राज हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हुआ करते हैं। ईडब्ल्यूएस पर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ऐतराज है उन्हें, गलत आया है फैसला। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को अगर आरक्षण के तहत लाभ मिलता है तो उदित राज को परेशानी है। उदित राज की परेशानी कांग्रेस की परेशानी के तौर पर स्थापित की जा रही है। क्या कहते हैं सुरेश राजपूत जी? राहुल गांधी के साथ भाजपा की दुश्मनी तो समझ में आती है, प्रतिद्वंद्विता समझ में आती है, या आपके अपने कांग्रेस ही अपने संभावनाशील नेता के खिलाफ ऐसे दुश्मनों जैसा रुख क्यों अपनाते? देखिए हिमांशु भाई, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। कांग्रेस में मतांतर होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हम मतांतरों का भी स्वागत करते हैं, बल्कि हम अपनी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का भी स्वागत करते हैं और हम लोगों से भी बात सुनते हैं। ब्रजमोहन जी की बात से हम सहमत है, प्रेम कुमार जी की बात से हम सहमत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं उनका विषय नहीं है कि कांग्रेस में कौन अध्यक्ष बनेगा या कौन नेता बनेगा या क्या यात्रा करेंगे या हमारा संगठन कैसे होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विषय नहीं। उनका विषय तो ये होना चाहिए कि क्या जेपी नड्डा अपना एक क्लर्क भी नियुक्त कर सकते हैं क्या? जहां तक मेरी जानकारी है वो एक अपना क्लर्क नहीं नियुक्त कर सकते। तो ये सब इधर उधर की बातें न करें। हाँ, एक बात से मैं आपकी सहमति रखता हूं
किसी नेता को अपने निजी राय देने से पार्टी फोरम के अलावा बचना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, चाहे वो कर्नाटक का नेता हो और चाहे वो उदित राज हो। कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस इस वक्त महंगाई के मुद्दे पर बात करती है, कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करती है, कांग्रेस आर्थिक असमानता के मुद्दे पर बात करती है, कांग्रेस सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ बात करती है, कांग्रेस ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के समर्थन में है, और ये कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है। इससे इतर अगर कोई नेता अपनी राय रखता है तो वो उसकी निजी राय होगी, और वो अनुशासनहीनता की अगर परिधि से बाहर आएगी तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बहुत साफ बता दूं, हाँ, मैं प्रेम कुमार जी की बात से बहुत सहमत हूं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देश के सामने मीडिया मुद्दे क्या रखता है जी। देश के सामने बहस आप किस बात पर कराते हैं। आज की डेट में अगर आप बहस महंगाई पर कराएंगे तो जो धर्म का, हिंदू का, मुसलमान का नाम है वो अपने आप पीछे गौण हो जाएगा। 50 आदमी 50 तरीके की बातें कहते हैं, और हम भी इस चीज को मानते हैं कि अगर वो अनुशासन की सीमा से बाहर होगा तो निश्चित तौर पर उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुद्दा अगर बेरोजगारी पर बात होगी और बहस होगी तो निश्चित तौर पर देश में कुछ समस्याओं का समाधान होने की संभावना होगी। अर्थव्यवस्था पर कि डॉलर जो है $1 83 रुपए में आने लग गया है, जबकि हमने 59 रुपए पर छोड़ा था। जब इस तरीके पर बात होगी तो निश्चित तौर पर देश को समग्र विकास की तरफ ले जाएंगे। जब इस तरफ बात होगी कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे करके जिंदा रखा जा रहा है, हिंदुस्तान हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर आ गया है, तो निश्चित तौर पर सृजनात्मक बात होगी कि कम से कम देश को हम सही तरीके से ले चले। आपने भी कहा, किसी मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का कद, बिल्कुल, नोटबंदी की आज 6ठी सालगिरह है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, और पूछना भी चाहता हूं कि पिछले 6 सालों में नोटबंदी से अगर आतंकवाद खत्म हो गया हो, बेरोजगारी खत्म हो गई हो, नोटबंदी से कहीं कोई महंगाई पर कोई असर पड़ गया हो, नोटबंदी की वो जो नैनो चिप इन्होंने लगाई थी उससे वो 2-2 हजार के नोट क्या नाम चलन में खत्म हो गए हों, या नोटबंदी से इन्होंने कहा था प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल हो जाएगा, कैश जो है बिल्कुल 10% के आसपास आ जाएगा, तो 67% कैश के चलन और बढ़ गया है आज की डेट में। तो इस तरीके की अगर इनके हिस्से में 4-5 अच्छी कामयाबियां हैं। पहली चीज, लूट इकोनॉमी इन्होंने करी, इन्होंने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर लूट इकोनॉमी की है, 28 लाख करोड़ के लुटेरे हैं ये लोग। दूसरा, इन्होंने नोटबंदी का काम किया, ये इनके उसमें इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष छीनने के लिए आए हैं ये लोग। सीएमआई की रिपोर्ट है कि 5 करोड़ 61 लाख अत्यंत गरीब बना दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जो अपना 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते, 80 करोड़ को 5 किलो का वो कर रहे हैं। हाँ, यहां पर हम अगर इनके मुखालिफ बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता हमारा साथ देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हाँ। सुरेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने काफी विस्तार से कहा, इतनी विफलताओं की फेहरिस्त आपने गिना दी, फिर भी आपके सहयोगी बृजमोहन श्रीवास्तव जी यहाँ मौजूद हैं। सहयोगी इसलिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपका सहयोगी दल तो है ही। वो बता रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी का कद बहुत बड़ा है, विफलताओं की फेहरिस्त आपके पास इतनी बड़ी, और आपके सहयोगी के अनुसार नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा कि अभी आपका नेता उनके सामने ठहरता नहीं है। थोड़ी उलझन है ना हमें समझने में, किस पे एतबार करें, बृजमोहन जी पे एतबार करें या सुरेश राजपूत जी पे एतबार करें? आपको तो दोनों पे एतबार करना पड़ेगा ना जी, आपको दोनों पे एतबार करना पड़ेगा। आपको बृजमोहन जी हमारे सुधी प्रवक्ता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जितनी बातें की अक्षरशः सच कही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नरेंद्र मोदी जी का कद मायावी रूप से बहुत बड़ा है जी, और मायावी रूप से जब कद बड़ा होता है तो इन्फ्लेटेड कद होता है, इंजेक्शन लगा हुआ कद है इनका। आप देखिए ना, ये जो मायावी रूप से पुराने जमाने में माया से क्या नाम नरों और बाकी सब लोगों का जो युद्ध होता था मायावी लोगों का, आपको याद है कितने बड़े बड़े हो जाते, हा करते थे जो लोग थे, वो कितना बड़ा कद होता था उनका। तो आज की डेट में इन मायावी लोगों को संयुक्त रूप से हराने की आवश्यकता है। कोई इनकी नाभि में तीर मारेगा, कोई इनके सर पे तीर मारेगा, कोई इनकी भुजाओं पे तीर मारेगा, सब लोग सामूहिक रूप से, कोई इनकी टांगों पर तीर मारेगा, तो लेकिन तीर मारेगा जरूर, क्योंकि ये लोग देश में आर्थिक असमानता के जिम्मेवार हैं। तो मल्होत्रा साहब डर नहीं गए आप? सुरेंद्र राजपूत जी सीधे तौर पे बता रहे हैं, कोई नाभि पे, कोई सिर पे, कोई बाजू पे, कोई पैरों पे
आपका जो मायावी स्वरूप है इनके अनुसार, उसमें सब लोग मिलकर तीर चलाने वाले हैं। आपके हाथ पैर कांपने तो नहीं लगे? बस यही बात है सर, इनको धरातल की सच्चाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही जी। हर तरीके से ये नाकामयाब हो रहे हैं जी। इनको आज राम राज्य की जो सच्चाई है ना वो हजम नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये है, इनको ये समझ नहीं आ रहा, ये मायावी जो ये इनके अंदर जो मायावी शक्तियां थी, जो इनके अंदर का राक्षस है ना, वो आज समझ नहीं पा रहे कि इस राम राज्य में कैसे हो रहा है। और जनता इस राम राज्य का खूब समर्थन कर रही है। चाहे वो नोटबंदी थी, इनकी नजर में नोटबंदी नाकामयाब होगी, लेकिन मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर में जो छोटे छोटे बच्चों के आगे पत्थर रख के मारे जाते थे वो आज नहीं नजर आ रहे। अगर बाकी देशों से तुलना की जाए अर्थव्यवस्था की ना सर, तो हमें देखना पड़ेगा आज पाकिस्तान के हालात क्या हैं आफ्टर कोविड। सर पाकिस्तान, श्रीलंका, आपके बाजू के नेपाल, इन तीनों के हालात क्या हैं? क्या हम भूल सकते हैं इस सच्चाई को? क्या भारत के बाहर लोगों में आज भारत की छवि कैसी है? आज हिंदुस्तान मूल का एक प्राइम मिनिस्टर लंदन में बन रहा है सर, सिर्फ इस वजह से कि उनको नजर आता है कि हिंदुस्तान से रिश्ते जो है हमें मजबूत करने हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसी इकोनॉमी बनता जा रहा है जो कि इनको सच्चाई नजर नहीं आ रही। देखो ग्राउंड पे लोगों को सच्चाई नजर आ रही है। प्रॉब्लम इनके जो धृतराष्ट्र की जो वो आंखें थी, उसको दुर्योधन हमेशा सच्चाई नजर आया सर। अंत तक जब तक दुर्योधन का वध नहीं हो गया, उसकी नजर में दुर्योधन बढ़िया ही था। रही बात इस राहुल गांधी की, तो मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। इस आपके ही शो में किसी ने बोला पप्पू जी अब चेंज हो रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आया इस 62 दिन में पप्पू की क्या पॉपुलैरिटी आ गई जो चेंज हो गए। पहली चीज कोई नहीं समझा पाया अभी तक कितना सीरियस। आप देखिए ग्राउंड पे इनको कौन लोग कितना सीरियस ले रहे हैं जी। आप मुद्दों के ऊपर आइए, आप ढूंढिए। सिर्फ मात्र कह देने से करप्शन हो रहा है जी, ये हो रहा है जी, क्या सबूत ला पाए? हमने सबूत दिया। सबूत तो आप खुद रोज बता रहे हैं। ईडी की रोज कार्रवाइयां हो रही हैं, इनकम टैक्स की रोज कार्रवाइयां हो रही हैं। उन कार्रवाइयों में बक्से भर के जो है नोट दिख रहे हैं, संपत्ति दिख रही है। तो कुल मिलाकर आप ही तो साबित कर रहे हैं कि करप्शन बना हुआ है। 8 साल हो गए आपके सत्ता को, इसके बावजूद भी जहां छापा पड़ता है वहां से बक्से भर नोट निकल आते हैं। इसके बाद आप कह रहे हैं कि करप्शन मुक्त हो गया। दोनों बातों में अंतर है ना वडोदरा जी। तो अगर ये बोल रहे हैं कि करप्शन है, तो इसे तो रोज आप ही साबित कर रहे हैं। इधर शराब के मामले में, इधर माफिया माइनिंग के मामले में, इधर फलाने मामले में, इधर इस मामले में आपने तो लाइन लगा रखी है। कोई दिन छोड़ते नहीं। जिस दिन ये निकल कर नहीं आता फिर भी कह रहे हैं कि देश करप्शन मुक्त है। दोनों बातों में अंतर रहेगा ना हिमांशु भाई? अभी कुछ जगह इनकी सरकारें हैं, वो भी आने वाले टाइम में खत्म होने वाली हैं। रही बात ईडी की, ईडी आया भी बता रहा है, कोई भ्रष्टाचार बता रहा है। संजय के तौर पर आप बताइए क्या देख पा रहे हैं इस महाभारत में आप? देखिए इस महाभारत में 2 चीजें दिख रही। एक आदरणीय राहुल गांधी जी जिन्होंने पहले दिन ये कहा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के उपरांत कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा जी, तो मेरे परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा जी। और आखिर तक वो अपनी इस बात से टस से मस नहीं हुए। ये बताता है एक नेता के लिए चीज जरूरी है कि वो यदि सार्वजनिक रूप से कोई बात कहें तो उस पर फिर वो अड़िग रहे जी। इसने इस बात ने भी एक संदेश दिया है उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो अभी बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता पूछा कि क्या फर्क आया, तो मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि इस बात ने लोगों को सोचने के लिए भी मजबूर किया और उनमें जो एक फर्मनेस दिखी है उसका कहीं ना कहीं लाभ आदरणीय राहुल जी को मिलेगा जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे जी। तो वहां पे बीजेपी का 27 साल से वहां पे शासन है जी। अगर इन्होंने इतने अच्छे काम किए तो आदरणीय मोदी जी को इस पिछले 2 महीने में कितनी मेहनत करना पड़ी है, करोड़ों रुपए की योजनाएं ले जाके देना पड़ी है। ये बिल्कुल वैसी स्थिति हो गई है कि एक पिता बुजुर्ग हो गया हो और उसकी औलादें नालायक निकली हो, तो वो बुजुर्ग होने के बाद भी बेचारा मेहनत करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नीचे का कार्यकर्ता है, जो नीचे के नेता हैं, वो पूरी तौर से पलीता लगाने में लगे हुए। वो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए थे कि आदरणीय मोदी जी को पूरे मंत्रिमंडल को हटाना पड़ा। जो नए मंत्री आए हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के दौरे पे जाते हैं तो उन्होंने उस मुख्यमंत्री को इस लायक भी नहीं समझा कि अपनी गाड़ी में जगह दे दे। वो गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहे। क्या कारण है? इसलिए
क्योंकि वो समझते हैं कि ये लोग नाकाबिल लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं। यही तो कारण है। मैं आपसे कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अगर ब्रजमोहन जी बड़े द्वंद्व के शिकार हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि गुजरात में हालत ऐसी है कि एक बुजुर्ग पिता जो है नालायक बेटों के संदर्भ में भुगत रहा है। स्वीकार रहे हैं कि जो बुजुर्ग है वो तो लायक था, बेटे नालायक निकल रहे हैं। अब यही तो द्वंद्व है। संघर्ष किसके बीच में है? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में। ब्रजमोहन जी बार बार नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं, भाजपा को घेरना चाहते हैं, पर नरेंद्र मोदी से प्रभावित इतने हैं कि उनको लायक, उनको बड़े कद का बताने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। अब यही सुरेंद्र राजपूत जी की उलझन है। वो उनके मायावी स्वरूप को बता देते हैं, लेकिन इन सबके बीच में नतीजे पे पहुंचना है मुझे प्रेम कुमार जी के पास में। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी के हस्तक्षेप को सुन लेते हैं, फिर आखिरी टिप्पणी के लिए प्रेम कुमार जी के पास है। जी सुरेंद्र भाई। दो बातें मैं बड़ी साफ कहता हूं हिमांशु भाई, और मैं आपको भी कहता हूं जी, आप भी सुनो। गुजरात में एक हादसा हुआ और एक हादसा राजस्थान में हुआ। तो एक व्यक्ति की हत्या हुई थी राजस्थान में, कन्हैया लाल की, बहुत दुखद हत्या थी। 24 घंटे में हत्यारे पकड़ लिए गए थे। और आप लोगों ने अशोक गहलोत का जीना हराम कर दिया था कि साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वहां से आ गए, यहां से आ गए। 138 लोगों की हत्या हुई है, नरसंहार हुआ है गुजरात में, और आज की डेट में उसका हत्यारा ओरेवा कंपनी का मालिक स्कॉट फ्री घूम रहा है। सरकार इस्तीफा दे नहीं रही। मुख्यमंत्री कौन है पता नहीं। मुख्यमंत्री का इस्तीफा किसी आदमी की हिम्मत, हैसियत और हौसला नहीं हुआ मांगने का। और आज की डेट में ये लोग किस मुंह से चुनाव लड़ रहे हैं कि जहां 2 करोड़ रुपए लोगों ने वो पुल की मेंटेनेंस के लिए दिए थे, उसका मालिक कहता है कि 12 लाख रुपए मैंने खाली खर्च किए हैं, 1,88,00,000 रुपए मैं खा गया हूं। उसके बाद भी ये गुजरात के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम एक मौलिक सवाल उठाया है सुरेंद्र राजपूत जी ने। बोले एक व्यक्ति की हत्या हुई तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री का जीना हराम कर दिया। यहाँ 138 लोगों की नरसंहार हुआ है और उसके दोषी खुलेआम घूम रहे हैं और फिर भी चुनाव लड़ने का हौसला कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत का सवाल है, आने वाले समय में इसका उत्तर मिलेगा, पर शायद मल्होत्रा जी को लगता है वो अभी उत्तर दे सकते हैं। जी मल्होत्रा जी, कोई उत्तर आपके पास है तो सुरेंद्र राजपूत जी की जिज्ञासा का समाधान हो जाए। प्रॉब्लम यह है कांग्रेस को 1984 का नरसंहार आज तक याद नहीं आता जी। एक एक कांड किए हुए इनको नजर नहीं आते। प्रॉब्लम यह है इनको धरातल की सच्चाई, धरातल से बिल्कुल परे है ये। आज भी आप देखिए कौन सा ऐसा सर्वे है जो कांग्रेस को जिंदा भी रख रहा है गुजरात के अंदर। ये कांग्रेस मुक्त भारत आपको अगले आने वाले कुछ दिनों में, जब तक इनकी यात्रा पूरी होनी है, उधर से कांग्रेस मुक्त हो जानी है। मल्होत्रा साहब का अलग ही आत्मविश्वास है। सुरेंद्र राजपूत जी उस आत्मविश्वास को चुनौती देंगे। बहरहाल हम प्रेम कुमार जी से आखिरी टिप्पणी के लिए आते हैं और प्रेम कुमार जी आपसे जानना ये चाहते हैं, इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी की साख बन रही है, ऐसा महसूस होता है। क्या पार्टी अपनी खोई हुई साख को प्राप्त कर पाएगा? ये सवाल अभी भी सवाल के तौर पर ही, उत्तर नहीं मिल रहा। आपका आकलन, क्या खारिज कर दें? 3000 वोट मिलना, 1000 वोट मिलना, कुल मिलाकर राजनीति में चुनाव में सफलता ही असल पैमाना है। सिद्धांत की बातें जितनी भी कर ली जाए, पर व्यवहारिक पहलू तो यही है, क्या कांग्रेस इस देश के मतदाताओं का खोया हुआ विश्वास वापस हासिल करने के लिए वाकई उतनी संकल्पबद्ध है जितने संकल्पबद्ध इस समय राहुल गांधी निजी तौर पर दिखाई देते हैं? ये एक सवाल है, इसका उत्तर आपसे चाहिए। इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल। जी हिमांशु जी, निश्चित रूप से ये सवाल तब तक बना हुआ रहेगा जब तक कि कांग्रेस के लिए स्थितियां नहीं बदलती। अभी अगर गुजरात और हिमाचल में से कोई एक प्रदेश भी कांग्रेस जीत करके आ जाती है तो हमारे ख्याल से ये उत्तर जो है वो बदलाव वाला उत्तर कांग्रेस के फेवर में बनने लगेगा, क्योंकि ये छीनने वाला मामला होगा। बीजेपी से छीन कर कांग्रेस आ रही है, वो उदाहरण होगा। लेकिन अगर ये दोनों भी चुनाव हार जाती हैं तो ये प्रश्न बना रहेगा। ये आप बिल्कुल जायज बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी उम्मीद में है कि हम दोनों प्रदेश जीतेंगे और हमारे बीजेपी के नेता भी उम्मीद में हैं कि हम दोनों प्रदेश बचा लेंगे। तो इस पर नजर सबकी रहेगी। कांग्रेस ने अगर 2 में से एक भी अगर राज्य वापस ले लिया
तो समझिए तो कि कुल मिलाकर उत्तर के लिए हमें 8 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। प्रेम कुमार जी का कहना साफ है कि चुनाव के अंतर्गत सफलता क्या मिलती है, इसके आधार पर ही कांग्रेस के भविष्य को लेकर हम बात करेंगे। पर इतना तय है कि इस यात्रा ने राहुल गांधी को बतौर शख्सियत साबित करने का मौका उपलब्ध करा दिया, लेकिन पार्टी को अपने आप को साबित करना अभी भी बाकी रह जा रहा है। क्या कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को समझ पा रहे हैं? और अगर समझ पा रहे हैं तो क्या उतनी ही संजीदगी, उतनी ही गरिमा के साथ वहां मैदान में उतरने के लिए तैयार है जितनी मेहनत के साथ राहुल गांधी इस समय रोज चल रहे हैं? इसका उत्तर तो कांग्रेस कार्यकर्ता ही देंगे। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। एक कमाल का श्लोक हमें मिला हुआ है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इस सिद्धांत पर भरोसा करते हुए तो काम नहीं कर रहे हैं? गीता में कहा है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म ना करने के विषय में भी आग्रह मत करो, केवल अपना कर्म करते जाओ। तो राहुल गांधी तो अपना कर्म कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता क्या केवल फल का इंतजार कर रहे हैं? इस पर विचार होना चाहिए। और इसी के साथ अब मुझे याद दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।